नमस्ते। मैं महेश चंद्र माथुर कायस्थ विभूतियाँ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे शायरे हिंद रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की। कायस्थ साहित्यकारों का हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हरिवंशराय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा आदि अनेक साहित्यकार हुए हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा सा लगता है। कायस्थ साहित्यकारों का उर्दू साहित्य में भी विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर रामबाबू सक्सेना, सुखदेव प्रसाद बिस्मिल, मुंशी दया नारायण निगम, नूर लखनवी तथा फिराक गोरखपुरी आदि साहित्यकारों ने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर रामबाबू सक्सेना ने तो उर्दू साहित्य का विकास और उसके बारे में ग्रंथ भी लिखा है। वह उर्दू साहित्य में विशेष महत्व रखता है। खैर, हम विस्तार से बात करते हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक साहब ने अपने साहित्य जीवन का श्री गणेश गजल से ही किया था। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। उर्दू गजल का खास पहलू इश्क, मोहब्बत और वफा बेवफाई ही रहा है, मगर फिराक साहब ने गजल को इन सब से हटकर एक दिलकश मोड़ दिया। उन्होंने नई पीढ़ी को सामने रखकर समकालीन सामाजिक समस्याओं को गजल के अंदाज में रूबरू करवाया। विरासत में उनको लेखन मिला। उर्दू के विख्यात शायर एवं दार्शनिक रघुपति सहाय फिराक साहब का जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ। फिराक उनका तकल्लुस था। उनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद भले ही वकील थे, किंतु शायरी में उनका भी बहुत नाम था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बीए में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया। अध्ययन में अग्रणी फिराक को डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल हुआ। 29 जून 1914 को प्रसिद्ध जागीरदार बिंदेश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से फिराक साहब का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात भी उन्होंने जिंदगी एकाकी ही बिताई। विवाह उनके लिए सुखद पल होने के बजाय दुखद घटना साबित हुई। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी मुरीद इसी सिलसिले के हैं। अलमस्त शायर के रूप में फिराक साहब के व्यवहार और पहनावे से उनका फक्कड़पन झलकता था। फिराक हाजिर जवाबी, मिलनसार व्यक्ति थे। स्वभाव से वे स्वाभिमानी थे। पहनावे व उनके अंदाज से वे परंपरागत शायरों जैसे ही लगते थे। ढीला ढाला पायजामा, शेरवानी के खुले बटन, टोपी के बाहर झांकते बाल और हाथ में सिगरेट। आए थे हंसते खेलते मैखाने में फिराक, जब भी चुके शराब तो संजीदा हो गए। जेल की सलाखों और शायरों का साथ। फिराक ने डिप्टी कलेक्टर के पद संभालने से पूर्व ही स्वतंत्रता आंदोलन में उत्साह से भाग लिया। इसी कारण आपको जेल जाना पड़ा। तो जेल में भी उन्होंने शेरो शायरी का लेखन जारी रखा। जेल में उन्हें कुछ शायर मिल गए, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रतिदिन संगति से उनकी शायरी को चार चांद लगा दिए। करीबन 1.5 साल जेल में रहने के बाद फिराक साहब जब रिहा हुए तो पंडित नेहरू ने कांग्रेस के दफ्तर में अंडर सेक्रेटरी की जगह पर उनको रख लिया। नेहरू जी के यूरोप जाने के बाद फिराक ने यह पद छोड़ दिया। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्ष 1930 से 1959 तक अंग्रेजी के अध्यापक रहे। फिराक साहब ने परंपरागत अवबोध तथा शब्द भंडार का उपयोग करते हुए गजल को नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। दैनिक जीवन के कड़वे सच और भविष्य के प्रति उम्मीदें दोनों को भारतीय संगीत, भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के
प्रतीकों से जोड़कर फिराक साहब ने अपनी शायरी को नए आयाम दिए। हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति समझ के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान फूलों में खुशबू की तरह महकती है। रूप की रुबाइयाँ। फिराक साहब का कहना है कि रूप की रुबाइयों में निसंदेह भारतीय हिंदू स्त्री का चेहरा है। चाहे रुबाइयाँ उर्दू में ही क्यों न लिखी गई हो, रूप की भूमिका में तो वे लिखते हैं। मुस्लिम कल्चर बहुत ऊंची चीज़ है और पवित्र चीज़ है, मगर उसमें प्रकृति, बाल जीवन, नारीत्व का वह चित्रण या घरेलू जीवन की वह बू बास नहीं मिलती। वे जादू भरे भेद नहीं मिलते जो हिंदू कल्चर में मिलते हैं। मैं देर तक तुझे खुद ही न रोकता, लेकिन तू जिस अदा से उठा है उसी का रोना है। फिराक ने गज़ल, नज्म और रुबाई तीनों विधाओं में बहुत कुछ कहा है। फिर भी उनके कलाम का महत्वपूर्ण हिस्सा गज़ल ही है और यही फिराक की पहचान है। फिराक की गज़ल में अतीत का एहसास है तो वर्तमान की बेचैनी भी है। हिंदी, फारसी, ब्रिज भाषा तथा भारतीय संस्कृति गहरी जानकारी की तहज से उनकी शायरी में हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू आ ही जाती है। सम्मान एवं पुरस्कार। फिराक साहब एक निर्भीक शायर थे। उनके कविता संग्रह गुले नगमा पर उन्हें 1960 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसी रचना पर 1969 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एक उपन्यास साधु और कुटिया और कई कहानियां भी लिखी। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उनकी 10 गद्य कृतियां भी प्रकाशित हुई है। साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयाँ, न समझने की ये बात है न समझाने की, जिंदगी उछती हुई नींद है दीवाने की। फिराक अपने दौर के सर्वश्रेष्ठ कवि, मूर्धन्य साहित्य चिंतक और समीक्षक थे। उर्दू और हिंदी काव्य की आत्मा और उनकी भाषा काफ़ी हद तक एक हो सकती, इसका प्रमाण फिराक साहब की क्रांतिकारी शायरी है। वास्तव में फिराक साहब ने उर्दू कविता को नया आयाम दिया, उसे अरबी फारसी से निकालकर भारतीयता का रंग दिया। उर्दू साहित्य शुक्रगुजार रहेगा कि कायस्थ कुलोद्भव एक हिंदू ने उर्दू और हिंदुस्तानी अदब को गुलजार किया। एक पुस्तक 1000 शेर फिराक के, इसके कुछ अंश फिराक साहब ने उर्दू गज़ल को उच्च सांस्कृतिक मूल्यों से परिपक्व किया और उसे विशिष्ट मुकाम तक पहुंचाया। फिराक साहब की शायरी ने लोगों को खुदकशी से बचाया है, यह सच है। हकीकी शायरी मुझे बुझे हुए दिलों में रोशनी का संचार करती है। ये कहना बेहतर होगा कि शायरी जख्मी या शिकस्त दिल को बदल कर एक नया दिल दे देती है। फिराक साहब का लगभग हर शेर जीवन, सृष्टि और मानव जाति के व्यक्तिगत और समष्टि के अनुभवों के अबूझ पहलुओं को सुलझाता भी है। मुशायरे में अहमियत। फिराक साहब का मुशायरे में एक विशेष स्थान होता था। हर मुशायरे में आखिरी शायर के रूप में हजरत फिराक गोरखपुरी अपना कलाम सुनाते थे। एक बार जब फिराक साहब अपना कलाम सुनाते चुके तो सुनने वालों ने एक नौजवान शायर से दोबारा शेर पढ़ने की जोरदार फरमाइश की। बेचारा नौजवान अजीब उलझन में पड़ गया, क्योंकि फिराक साहब के कलाम के बाद मुशायरा खत्म हो जाता था। उस नौजवान शायर ने बड़े अदब से हरीन से पर अपनी मजबूरी जाहिर की कि फिराक साहब के बाद भला मैं कैसे अपना कलाम सुना सकता हूँ। खुद फिराक साहब जब उस नौजवान शायर की शायरी से काफ़ी प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने मुशायरे की प्रथा भंग करने का रास्ता सुझाते हुए उस शायर से कहा, क्यों मियाँ, अगर तुम फिराक के बाद पैदा हो सकते हो तो फिराक के बाद अपना कलाम क्यों नहीं सुना सकते। अपने अंतिम दिनों में फिराक साहब अक्सर अकेले और अस्वस्थ रहने लग गए
और अकेलेपन को उन्होंने इस तरह बयां किया। अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कमो लब खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता तो अब तो कम बोले हैं। 3 मार्च 1982 में उर्दू शायरी को समृद्ध करने वाली कलम हमेशा के लिए थम गई। अपने देहावसान के कुछ दिन पहले फिराक साहब ने नई पीढ़ी को संदेश देते हुए एक शेर लिखा था, अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। धन्यवाद।